गुड इवनिंग एवरीवन। थर्मोडायनेमिक सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल। देखिए पहले बच्चों, जो मैक्सवेल से रिलेशंस हम पढ़ेंगे और उसके जो मैक्सवेल रिलेशन के बेसिस पे जो हम कुछ रिलेशंस और ड्राइव करेंगे, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मैक्सवेल रिलेशन हमें समझ नहीं आएगा। ऐसा लगेगा आपको कि मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, बट ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। शुरू में आप कंसीडर कीजिए 3 वेरिएबल x, y एंड z। और ये जो 3 वेरिएबल हैं प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे जो x, y, z जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वो नहीं है। ये वो हो सकते हैं, बट यहां पर वो ये नहीं है। एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और इक्विवेलेंटली यू कैन कंसीडर y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z और x एज अ फंक्शन ऑफ y एंड z। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो x, y, z है, इनमें एक रिलेशनशिप है, एंड these 3 variables which may or may not be independent of each other, but they are related by certain relationship. So we can express z as a function of x and y. Now dear student, अब इस z में जो डिफरेंशियल चेंज होगा वो हम लिख सकते हैं with the help of our mathematical knowledge. The differential change is dz is equal to curly z by curly x at constant y dx plus curly z by curly y at constant x dy। ये जो इक्वेशन है, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी फ्रूट्स की दुकान पे जाते हैं, और वहाँ पे आप जाकर के कहते हैं भाई आप खरीदना चाहते हैं एप्पल और बनाना। सबसे पहले आप क्या पूछते हैं? आप उससे रेट पूछते हैं। आप पूछते हैं भाई 1 किलो एप्पल का क्या रेट है, एक दर्जन बनाना का क्या रेट है, और वो आपको बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटीज आपको दिख रही है, एक्चुअल में रेट है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, एंड सिमिलरली दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने कहा कि 2 किलो केले चाहिए, 2 दर्जन आपको बनाना चाहिए, और 3 kg आपको एप्पल चाहिए। सो आप कैसे करेंगे? दिस इज द से रेट ऑफ बनाना, दिस इज रेट ऑफ बनाना इनटू हाउ मच बनाना यू हैव परचेज्ड। इन अ सिमिलर मैनर दिस इज द रेट ऑफ एप्पल एंड हाउ मच kg एप्पल यू हैव परचेज्ड। सेम यही बात है कि आप यहां देखेंगे कि जेड वाई एक्स के साथ कैसे बदल रहा है, इनटू टोटल एक्स कितना आपने बदला। सो दीज टू क्वांटिटी से काइंड ऑफ कांस्टेंट, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली इट्स कांस्टेंट, इट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट। जैसे आप कोई दूसरा भी ग्राहक जाएगा दुकान पे, तो उसके लिए भी वही रेट है, लेकिन दूसरे ग्राहक को मान लीजिए बनाना ज़्यादा खरीदना है तो ये डी एक्स चेंज हो जाएगा, उसको एप्पल कम खरीदना है तो ये डी वाई अलग चेंज हो जाएगा। ओके एंड डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो रेट है ये वेरी कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। से आवर जेड is given by x square plus y cube. Now in this situation, curly z by curly x keeping y constant is 2x, and similarly curly z by curly y keeping x constant is 3y square. तो क्लियरली अगर आप x और y को सेम अमाउंट में चेंज करते हैं, तो जो curly z by curly y है ये ज़्यादा है curly z by curly x से। मान लीजिए आपने इन दोनों क्वांटिटीज को डबल कर दिया। अगर आप x को डबल करते हैं तो यह हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स। ओके, और अगर आप इसको डबल करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 3। बट दिस इज नॉट 4 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, सॉरी, दिस इज 2 टाइम्स बिकॉज इट x इज विद द पावर ऑफ 1 एंड y इज द पावर ऑफ 2. सो व्हेन यू मेक्स x डबल, this rate becomes double, and when you mix y double, it becomes 4 times.
तो इनका जो रेट है ये दोनों का अलग अलग है, डिपेंड ऑन द फैशन ऑफ जेड डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई। क्यों एक्स और वाई पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है उसका रेट। नाउ थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि इसको हम m कह देते हैं, इसको हम n कह देते हैं। तो आपके पास जो इफ वी लेट m इक्वल्स curly z by curly x keeping y constant and n equals curly z by curly y keeping x constant, तो आपकी जो इक्वेशन है ये आपके पास बन जाएगी बच्चों dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। and dear student, let us name this equation as the first equation। अब m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देन वी विल गेट curly m by curly y is curly square z curly x curly y, and this one will be curly n by curly x is equal to curly square z by curly y curly x। अब आप देखिए जो राइट हैंड साइड है हमारी ये इक्वल है। आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, इक्वल कैसे है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की। सपोज यू हैव ए फंक्शन इन 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल्स। सो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, फिर आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, तो अगर आप इस ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमने z को डिफरेंशिएट किया पहले तो x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए 2 वेरिएबल्स में और आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिए पहले इस ऑर्डर से फिर इस ऑर्डर से, यू विल ऑलवेज गेट द सेम क्वांटिटी। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल सिंस RHS आर इक्वल। सो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं curly m by curly y is equal to curly n by curly x। And dear student, this is the condition for any z to have an exact differential or a perfect differential। या आप इसको उल्टा कह सकते हैं कि अगर आपको dz दिया गया है इस फॉर्म में और आपको पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो आप इस क्वांटिटी का जो dx से आगे है उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, जो क्वांटिटी n है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। अगर वो बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि जो z है उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसमें एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से ही ये ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस कलर से ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है dz इज इक्वल टू, फंक्शन है z, उसका डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं 7y स्क्वायर dx प्लस 28xy dy। और इसके पैरेलल में ही हम दूसरा ले लेते हैं dz इज इक्वल टू 7y स्क्वायर dx प्लस 28, इसकी जगह हम करेंगे 14xy dy। इस एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और यह सोचने की बात भी है कि ये थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर रहे हैं, वो इसके लेक्चर के लास्ट में आपको पता लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। एंड इट हैज़ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में इतना मतलब हायर मैथमेटिक्स यूज नहीं होता जितना हम क्वांटम में और क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, इवन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सिंपल मैथमेटिक्स यूज होता है। तो पहले बच्चों यहां से देखिएगा, दिस क्वांटिटी इज m and this quantity is n, and same is the case with this one, m and n. Now curly m by curly y with respect to y आप इसका डेरिवेटिव करिए, तो curly m by curly y आपके पास आता है 14y। विद रिस्पेक्ट टू y आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है,
और करली n बाय करली x आपके पास आ जाएगा 28y। तो क्लियरली आपने क्या देखा, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। सो वी विल से दिस dz इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट। अब देखो इनके दोनों का जो आप देखेंगे ना फॉर्म dz का, दोनों का देखो सेम लग रहा है। सिर्फ अगर मैं कांस्टेंट की बात छोड़ दे, इसमें 14 है, इसमें 28 है, बाकी जो इसमें भी y का सेकंड डिग्री है, इसमें भी y का सेकंड डिग्री, बाद में xy है, मल्टीप्लिकेशन में दिखने में लगभग सेम है, कांस्टेंट को छोड़ दे तो। अब अगर आप इसमें करेंगे करली m बाय करली y तो आपके पास 14y आएगा, और करली n बाय करली x करेंगे तो यू विल गेट 14y। सो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो यही कि अगर आप मान लीजिए आपको ये दिया गया है dz, यहां पे भी dz दिया गया है, और एंड यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट z, यानी मैंने कहा कि आप dz से z पे जाइए, तो अगर आप यहां dz से z पे जाएंगे तो कैसे करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस टर्म का इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x और इस टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर आप यहां से इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो यू विल फ्रॉम दीज टू फॉर्म, दोनों से ही आपका जो ओरिजिनल z आएगा दैट विल बी सेम। अगर आप यहां से करेंगे तो जो दोनों का आप अगर इसको वापस लेके जाएंगे तो अलग अलग आएगा। ओके बच्चों, वो भी आप एज एन एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो विद रिस्पेक्ट टू x इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 7y² और x प्लस इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन 28, सॉरी इसमें प्लस नहीं लगाना प्लीज, आप थोड़ा सा अलग करेंगे, 28 एंड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x y² बाई 2। तो आपके पास क्या है 7y² x एंड दिस वन इज 14x y²। यहां पे आइएगा आप, यहां से आएंगे आप, आपके पास जो ये वाली जो फॉर्म आएगी विद रिस्पेक्ट टू x करने से 7y² और x, और इस वाले से जो आएगा वो देखना आप 14x y² बाई 2। तो आप देखेंगे कि ये और ये सेम है, यहां पे ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। तो अगर आप वापस इससे जाना चाहें उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ तो वापसी में जो दोनों टर्म का इंटीग्रल होगा वो सेम होना चाहिए अगर एग्जैक्ट है तो, और अगर इनएग्जैक्ट है तो वो अलग होना चाहिए। वो अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इस वे में भी जा सकते हैं, आप वापस भी जा सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें वापस अब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे जो एक कांस्टेंट जो टर्म होती है उसके लिए ये थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं, क्योंकि वापस जाते हैं तो कांस्टेंट और ऐड करना पड़ा था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको इग्नोर कर दीजिए। चलिएगा, दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हमने लिख दिया। इसमें एक और जरूरी मैं आपसे बच्चों बात शेयर करूंगा, एंड दैट इज मैं आपको 3 सेंटेंसेज लिखूंगा एंड वी हैव टू मेमोराइज कि हमें क्या बोलना है। जैसे मैंने एक इसमें लिखा एक सेंटेंस, Z इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सेकंड मैंने लिखा Z हैज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और dz इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो 300 सेंटेंस लिखे हैं इसमें ये दोनों ही प्रयोग करें आप, ये ही ठीक है, ये गलत है। कई बार बोल देते हैं, मैंने एक किताब में भी देखा तो उसने लिखा Z इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यह Z एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, Z एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर है, और उसका जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट है। तो Z हैज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड dz इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां से जो कंडीशन आई है वो ये आई है, वो ये साबित करती है कि ये जो है
ये जो क्वांटिटी है इसका कैरेक्टर क्या है उसके बारे में बताता है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। ये जेड के बारे में नहीं बताता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जेड का डिफरेंशियल एग्जैक्ट है। ये बात आप ध्यान रखना और ये गलती आप भी मत करना। नेक्स्ट इसमें बच्चों ये जो कंडीशन हमारे पास आई थी करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली एक्स, जिसको हमने कहा था कि दिस इज द कंडीशन फॉर एनी डिफरेंशियल टू बी एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। इसके और दो अर्थ भी हैं और वो आपने पहले पढ़े भी हैं। वो दो अर्थ क्या है, यानी कि dz की दो प्रॉपर्टी और है कि dz का इंटीग्रल अगर आप करते हैं से फ्रॉम सम पॉइंट z1 टू z2 देन दिस इंटीग्रल विल बी independent of the path, independent of the path, or you can say that the integral of dz depends only on the points, initial and final points, not on the path through which we move from one point to another point. सेकेंड जो इसका कंसिक्वेंस है वो इसी से आया है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं बट स्टिल देयर इज सम पाथ, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि जो dz है इंटीग्रल ऑफ dz ओवर ए क्लोज पाथ इज 0। और ये आपने फिजिक्स में कई जगह देखा होगा। तो जहां जहां भी आप देखते हैं आप ये कह सकते हैं कि वो जो क्वांटिटी है जिसके लिए ये चीजें लागू होती है वो क्वांटिटी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल रखती है। ठीक है, जहां जहां भी उस क्वांटिटी के डिफरेंशियल के लिए चीज ये दोनों प्रॉपर्टी लागू होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा होगा, वहां भी ये आता है। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी पढ़ी है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं। एक और जरूरी बात, और ये बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहा होगा, कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि ये जो डिफरेंशियल दिया गया होता है बुक में, और कुछ बुक्स में इस प्रकार से दिया जाता है, यहां कट होता है एक, यानी इस प्रकार से मिलेगा, जैसे डी एफ कह दो, डी जेड कह दो, और ये कट मिलेगा। तो इस कट का मतलब ही यही होता है कि दिस इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, या एक बुक में मैंने बहुत सुंदर इसमें एक इक्वेशन देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज रिटन इन दिस फॉर्म, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो हम थर्मोडायनेमिक्स में घुस गए। अब वो बुक में ऐसा क्यों लिखा है, उसने इसलिए लिखा है कि दिस डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड दीज टू डिफरेंशियल्स आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसलिए उन्होंने इसके लिए डेल्टा प्रयोग किया है और इसके लिए डी प्रयोग किया है। तो यहां यह भी हमारे लिए ध्यान करने का है कि अगर हम डेल्टा जेड लिखते हैं तो यह भी क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का नोटेशन है। ओके, चलिए अब पूरी तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है प्यारे बच्चों, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमें चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए। सपोज अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, वी हैव ए फ्री पार्टिकल्स, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स यू रिक्वायर टू एक्सप्लेन द डायनामिक्स और मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल? सो यू नीड सम पैरामीटर्स लाइक इट्स पोजिशन, इट्स मोमेंटम और से वेलोसिटी। तो पोजिशन और मोमेंटम मिलेगा तो हम उसकी बाकी चीजें बता देते हैं, वो इनिशियली हमें चाहिए। इन ए सेम वे अगर हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है तो हमें भी कुछ वेरिएबल्स उसके चाहिए ताकि हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इक्वेशंस। और वो जो पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो होते हैं हमारे क्या, आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। उनमें कभी आपने वर्क नहीं पढ़ा, उनमें कभी आपने हीट नहीं पढ़ा, क्योंकि वर्क का जो इंटीग्रल है वो इनएग्जैक्ट है और हीट का जो इंटीग्रल है इन दोनों का वो इनएग्जैक्ट है। लेकिन इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा क्योंकि उसका इंटीग्रल एग्जैक्ट है। आप इसको ये मान सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर एनी वेरिएबल टू बी वेरिएबल ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल रखता है तो उसको आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले सकते हैं किसी सिस्टम के लिए, और अगर उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं है
तो आप उसको किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए उसका वेरिएबल नहीं रख सकते। इसलिए हमने इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। जितने भी नाम मैंने लिए हैं, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, वो सारे के सारे का जो भी इंटीग्रल है, सॉरी डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।